फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है फैशन मर्चेंडाइजिंग। ये फैशन डिज़ाइन और बिक्री यानी व्यापार का भाग 3 है। इसके 2 भाग मैंने पहले ही शेयर किए हैं। तो भाग 3 फैशन मर्चेंडाइजिंग को, फैशन व्यापार को अच्छे से समझने के लिए इसका भाग 1 और भाग 2 ज़रूर देखें। कई बार हम मार्केट जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए, मॉल गए हैं, किसी शॉप पर गए हैं, कोई ड्रेस लेनी, कोई एसेसरीज लेनी, और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ घूमने जाते हैं जस्ट कि हम बोर हो रहे हैं, घर में बैठे बैठे परेशान हैं, तो चलो घूम के आ जाते हैं। और जब हम घूमने गए हैं, हमें कुछ लेना नहीं है, कोई ड्रेस नहीं लेनी, लेकिन एक शॉप हमें दिखती है और जिसके बाहर एक मैनीक्यून पे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस ड्रेप हुई होती है और हमें लगता है नहीं, ये ड्रेस तो मुझे अच्छी लग रही है, ये हमारी वार्डरोब में होनी चाहिए। होता है ऐसा, हमारी अलमारी में हम रखना चाहते हैं उसको, हम पहनना चाहते हैं उसको, और क्या होता है, हम उसको जाके ख़रीद कर लाते हैं। आप मार्केट गए थे, आपको कोई काम नहीं था, कुछ नहीं खरीदना था, लेकिन फिर भी आप एक प्रोडक्ट, एक सामान वहाँ से, एक ड्रेस लेकर आ गए। अगर एक्चुअल में बात की जाए फैशन व्यापार की, मर्चेंडाइजिंग की, तो वो यही है कि लोगों को कैसे इम्प्रेस कर दिया जाए, ड्रेस की डिज़ाइनिंग को ऐसे डिस्प्ले किया जाए कि हम देखकर अट्रैक्ट हो जाएं और उस चीज़ को ख़रीद कर ले आएँ। एक्चुअल में यही फैशन व्यापार है, फैशन मर्चेंडाइजिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप फैशन मर्चेंडाइजिंग और फैशन मर्चेंडाइजर के बारे में सही तरीके से जान पाएंगे। फैशन मर्चेंडाइजर की भूमिका क्या होती है, फैशन उद्योग में बिक्री के कौन कौन से स्तर हैं, मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार का विभाजन किस तरीके से किया जाता है, और मर्चेंडाइजिंग के अधिकार क्या हैं, जिसको 6 आवर्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग भी कहा जाता है। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग पहले भी बताया मैंने, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। फैशन मर्चेंडाइजिंग एक ऐसी योजना है जो सही माल को सही समय, सही जगह और सही कीमत पर सही बिक्री और सही प्रचार द्वारा बेचा जा रहा, मतलब एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें सही चीज़ को, सही प्रोडक्ट को सही जगह पर, सही समय पर, सही कीमत पर उसको सेल आउट कर दिया जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि योजना ऐसी बनी हो कि सही माल सही जगह पर तभी बिकेगा और तभी प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की बात हो सकती है, जब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर जैसे कि दिवाली आ रही है, या नहीं, अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी गई है, उस समय मैक्सिमम बच्चे सभी अपने बच्चों को कृष्ण और राधा बना रहे थे। अगर उस समय वो कृष्ण की ड्रेस और वो राधा की ड्रेस मार्केट में उपलब्ध ना हो तो क्या होगा, सेल नहीं होगी। और सही जगह पर, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने वाले हों, वहाँ पर वो अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसका प्रमोशन भी सही ढंग से किया जाना है। तो ये कहलाती है फैशन मर्चेंडाइजिंग या फैशन व्यापार। फैशन मर्चेंडाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिज़ाइन में प्रेरणा का रूपांतरण करता है, प्रौद्योगिकी संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, और फैशन उद्योग में उत्पादों का उत्पादन, संवर्धन, वितरण और योजना को संबोधित करने के साथ साथ किसी भी उपभोक्ता की ज़रूरतों और मांगों को पूरा करता है। तो एक फैशन मर्चेंडाइजर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो फैशन ट्रेंड विश्लेषण और पूर्वानुमान, फैशन खरीद और माल मूल्य प्रबंधन, और मार्केटिंग और प्रमोशन। एक फैशन मर्चेंडाइज़र को पूर्वानुमान होना चाहिए कि क्या चीज़ इस सीज़न में सेल होगी, उसको एक फोरकास्टिंग वो करे और अपनी दिमाग को चारों तरफ, एक बॉक्स के अंदर ना सोच के चारों तरफ दौड़ के अब लोग क्या पसंद करेंगे, कौन सा कलर इन फैशन में आ सकता है, अब कौन सा डिज़ाइन आ सकता है, कौन सा पैटर्न आ सकता है। तो एक पूर्वानुमान लगाना आना चाहिए उसे।
मूल्य प्रबंधन और फैशन खरीद और मूल्य प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से प्राइस ऐसा सेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। और मार्केटिंग और प्रमोशन करना ज़रूरी है। कोई भी सामान बिना प्रमोशन और मार्केटिंग के लोग नहीं प्रेफर करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम चीज़ें टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदते हैं। वो किस तरीके से कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, कितना इफ़ेक्टिव वे में कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से फैशन मर्चेंडाइजिंग में भी प्रमोशन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और ये एक फैशन मर्चेंडाइज़र को आना चाहिए। फैशन मर्चेंडाइज़र के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वो क्या क्या हैं? एक्चुअली इसकी हिंदी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फैशन ट्रेंड के बारे में उसे पता होना चाहिए। क्या फैशन चलेगा, अब उसका ट्रेंड क्या है, कब कौन सा कलर आएगा, कब कौन सा डिज़ाइन पैटर्न आएगा। फोरकास्ट करना आना चाहिए, पूर्वानुमान लगाना है कि इस समय पर इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, तो उसका पूर्वानुमान लगाना आना चाहिए। नेगोशिएशन करना आना चाहिए बायर से कि जो प्राइस है, वो जो प्राइस सेट कर रहे हैं, आपका जो प्राइस है उसके बीच नेगोशिएट कर सके, वो विजुअलाइज कर सकें, सोच के समझ सकें कि क्या समस्या आ सकती है, ऐसी कुछ भी विजुअलाइज करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। उनकी जो संप्रेषण करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों से किसी को इम्प्रेस करोगे तभी आप सेल आउट कर पाओगे। नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग, कैसे कॉस्टिंग करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कितने को प्रॉफिट लगाना है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितना प्रोडक्ट सेल होगा, तो किस तरीके से कॉस्टिंग करनी है, मूल्य निर्धारित करना, वो आना चाहिए। लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, जल्दी सीखने वाला होना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए। ये नहीं कि एक कुएं के अंदर है तो बस उतना ही लिमिट सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए कि और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं हम अपने डिज़ाइंस में। तो फैशन बिक्री को अच्छी तरह से समझने के लिए फैशन मर्चेंडाइजिंग की भूमिका को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक फैशन मर्चेंडाइज़र विनिर्माण में, क्रय में, प्रचार में और फैशन आइटम बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसको आइए और विस्तार से जानते हैं। एक फैशन मर्चेंडाइज़र की भूमिका क्या होती है? जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, विनिर्माण की, तो एक फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों में से सबसे उपयुक्त कपड़े का चयन करने के लिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कपड़ों का चयन सोच समझ कर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनानी है, उस डिज़ाइन के हिसाब से कपड़ा लिया जाना है। इसके लिए उन्हें वस्त्रों के ऐतिहासिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना भी ज़रूरी है। वो ये जान सकें कि कौन सा, क्या इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, ताकि वह किसी डिज़ाइनर की रचनात्मक सोच एवं कल्पना को वास्तविकता में बदल पाएँ। क्योंकि इमेजिनेशन, हम सोच अपनी कल्पना में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में कैसे बदला जाए, एक्चुअल में ये काम एक मर्चेंडाइज़र करता है। और इसके साथ ही अपने कपड़े और परिधान निर्माण संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार किए गए डिज़ाइन को परिधान का रूप देने के लिए सबसे जो श्रेष्ठ विकल्प होगा, सबसे श्रेष्ठ विधियां होगी, उनका चयन करते हैं। और चयन करते समय वह परिधान के मूल्य और लक्षित बाज़ार, यानी कि किस बाज़ार में उसको सेल करना है। लक्षित बाज़ार का मतलब कि जहाँ जो लोग खरीदें, ऐसा ना हो कि हमने एक सपोज़ हमने बच्चों के कपड़े बनाए और हम उस एरिया में जाके सेल कर रहे हैं जहाँ बच्चे बहुत कम हैं या नहीं हैं, तो क्या होगा? नहीं खरीदेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टारगेट मार्केट सेट होना चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया में जिस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों की चॉइस के क्लोथ्स, डिज़ाइंस अवेलेबल कराए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उसको हम लक्षित बाज़ार कहते हैं। नेक्स्ट है खरीदने में क्या रोल अदा करता है, क्या भूमिका अदा करता है एक मर्चेंडाइज़र। फैशन संबंधी जितने भी उत्पाद हैं उसमें उसको खरीदने में फैशन व्यापारी का बड़ा ही
महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक फैशन व्यापारी ही क्या करता है, ज़्यादातर सामग्री को संबंधित दुकानों पर रखने और बेचने के लिए देख परख के उचित मोल भाव करके खरीदता है। इसके लिए ज़रूरी है कि फैशन व्यापारी को फैशन वस्तुओं के बारे में, अपने लक्षित बाज़ार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं आंख बंद करके गया और कहीं से भी कपड़ा ले लिया डिज़ाइनिंग के लिए। उसको मोल भाव करना, परख करना, ये आना चाहिए, इसका ज्ञान ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि फैशन व्यापारी को फैशन वस्तुओं को अपने जो लक्षित बाज़ार है, उस लक्षित बाज़ार की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ प्रचलित फैशन का विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने में वह निपुण होना चाहिए। फैशन व्यापारी के इन कौशलों के होने के कारण ज़्यादा वो संतुलित और अच्छा ऑर्डर, सटीक ऑर्डर प्रदान करने में मदद करता है, क्योंकि सही समय पर सही जगह पर प्रोडक्ट को बेचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। जब एक फैशन व्यापारी किसी डिज़ाइनर के साथ मिलकर कार्य करता है तो डिज़ाइनर को अपने वस्त्र और वस्त्र निर्माण विधियों संबंधी ज्ञान द्वारा काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता है, क्योंकि डिज़ाइनर को ज़्यादा बता सकता है कि आपके जो आसपास का एरिया है जहाँ पे आपकी डिज़ाइन सेल होनी है, वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी चॉइसेस क्या क्या हैं, क्या पसंद है उनकी, उनका टेस्ट क्या है कपड़ों को लेके, डिज़ाइंस को लेके। तो ये वो डिज़ाइनर को आसानी से कन्वे कर सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट है प्रमोशन करने में, प्रचार करने में। जो दिखता है वो बिकता है, यानी जब दिखाया जाएगा तभी सेल होगा, प्रचार किया जाएगा तभी चीज़ें खरीदी जाएंगी, प्रचार नहीं हो तो नहीं खरीदी जाएंगी। वही ठीक बात, वही एक पिक्चर का डायलॉग, जो दिखता है वो बिकता है, वो फैशन में भी ज़ोर शोर से चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि डिज़ाइनर के लिए काम करते समय बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उत्पादों को ऐसे दुकान तक पहुंचाए जहां अधिक से अधिक खरीदार हों। कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। उन स्टोरों को बढ़ावा दें जहां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ें, आपके प्रोडक्ट खरीदे जाएं। वह डिज़ाइनरों के उत्पादों को ऐसी दुकानों तक पहुंचाता है जहां खरीदे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैशन सामग्री को जहां पर लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करें और उसकी कीमत चुकाने में भी सक्षम हों। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं पर उसकी कीमत को वो नहीं चुका सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि फैशन व्यापारी को रचनात्मक सोच, प्रबल व्यापारिक कौशल तथा उत्पादन संबंधी कौशलों में निपुण होना चाहिए। उसे उत्पादन आना चाहिए, प्रबंधन उसका अच्छा होना चाहिए, सोच रचनात्मक होनी चाहिए। अधिकतर फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार परिधानों को फैशन शोज में बढ़ावा मिलता है। ऐसा होता है कि कपड़े कहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हम फैशन शो में हर डिज़ाइनर अपने कपड़े को एग्जिबिट करता है और वहाँ से वो कुछ लोगों की एक्सेप्टेंस में बन जाता है। कोई एक्टर एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, इनकी वो चॉइस में आता है। वहाँ से धीरे धीरे फैशन कॉमन पब्लिक तक आता है, अपर क्लास टू लोअर क्लास तक आता है। तो इस फैशन शो में डिज़ाइनर की रचनाओं को दर्शक के सामने बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे ज़्यादा लोग उसको पसंद करें और ख़रीदना चाहें। इसके अतिरिक्त फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के कपड़ों के लिए एक लक्षित बाज़ार भी ढूंढते हैं। हमेशा फैशन में लक्षित बाज़ार होना ज़रूरी है। ऐसी जगह प्रोडक्ट हो जहाँ पर सेल हो सके, जहाँ डिज़ाइनर के उत्पादों को बेचने के लिए रखा जाए, जैसे कि बड़े स्टोर हो सकते हैं, शोरूम हो सकते हैं, डिस्काउंट रिटेलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेचने में, विक्रय में, बेचने में।
फैशन सामग्री को बेचना फैशन व्यापारी का अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना अलग बात है, प्रोडक्ट को शॉप तक पहुंचाना दूसरी बात है, और उसको बेचना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब सेल होगा बिकेगा तभी प्रॉफिट अर्न होगा। हर वो फैशन व्यापारी जो किसी ना किसी डिज़ाइनर के साथ काम करता है, दुकानों पर उस डिज़ाइन द्वारा बनाए गए फैशन उत्पादों को बेचने के लिए हमेशा उत्तरदायी होता है, और दुकानदार आगे वह उत्पाद ग्राहकों को बेच देता है। वो पहले दुकानदार के पास आता है, दुकानदार का काम होता है उसको ग्राहकों तक बेचना। इसके लिए व्यापारी को भी पूर्वानुमान लगाने में कुशल होना चाहिए, बाजार की प्रवृत्ति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उस बाजार का पैटर्न कैसा सेल होने का, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ताकि वह समय रहते वस्तुओं को पुनरुत्पादन के लिए अनुशंसा कर सके, सुझाव दे सके कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, अब वो सेल होने का सीज़न आ रहा है, समय आ रहा है, तो आप उसको और ज़्यादा क्वांटिटी में बताएं। एक पूर्वानुमान देना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त व्यापारी को सृजनात्मक सोच वाला भी होना चाहिए, ताकि वह अपने उत्पादों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए दुकानदार को सुझाव दे सके। वो दुकानदार को ये समझा सके कि इस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए। अब जैसे आप यहाँ पे बहुत से पिक्चर्स देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके से ड्रेसेस को शो किया गया है, दिखाया गया है। अब क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं, इसके आसपास से गुजरते हैं, तो हमें कोई ड्रेस अच्छी लगती है तो हम उसे ज़रूर लेते हैं। अगर ये अलमारी अंदर उनकी रैक में रखी होती दुकान की, तो शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता है ना। तो सृजनात्मक सोच वाला जरूरी, जो दुकानदार को भी बता सके कि वह कैसे सजाए अपनी दुकान को। यह फैशन व्यापारी किसी खुदरा दुकान के लिए काम करता है, रिटेलर्स के लिए काम करता है, तो वस्तुओं को खरीदना और उन्हें दुकान में आकर्षक ढंग से सजाना भी ज़रूरी है। अगर बड़ी शॉप्स के लिए काम करता है तो उसे सजाने में इतनी इम्पोर्टेंस, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर रिटेलर्स के लिए काम करता है तो उसे दुकान को सजाने में भी हेल्प करनी पड़ती है और सजाना चाहिए, क्योंकि वो रचनात्मक सोच वाले होते हैं। तो ये था एक फैशन व्यापारी या फैशन मर्चेंडाइजर की क्या भूमिका होती है अलग अलग क्षेत्रों में, विनिर्माण से लेकर विक्रय तक में। अब पढ़ेंगे हम फैशन उद्योग में बिक्री के स्तर, लेवल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्री। बिक्री कई स्तरों पर होती है और फैशन उद्योग में बिक्री के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 स्तर? पहला है खुदरा स्तर पर व्यापार, दूसरा है क्रय एजेंसी स्तर या खरीद एजेंसी पर बिक्री, और तीसरा है निर्यात उद्यम स्तर पर या निर्यात घर स्तर पर बिक्री। निर्यात घर स्तर पर बिक्री फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है, एक तो क्रेता व्यापारी होते हैं, दूसरा उत्पादन व्यापारी होते हैं। तो आइए इनको विस्तार में जानते हैं। जो खुदरा संगठन बिक्री या खुदरा स्तर पर व्यापार है, वर्तमान समय में फैशन उद्योग में खुदरा स्तर पर फैशन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उभर के आ रहा है, और इस स्तर पर व्यापार में डिज़ाइनरों द्वारा बनाया गया उत्पाद उसके यहाँ सीधा खुदरा दुकान या शोरूम में भेज दिया जाता है। डिज़ाइनर बनाते हैं और डिज़ाइनर से वो पहुँच के आ जाता है खुदरा स्तर के व्यापारी के पास, रिटेलर के पास पहुँच जाता है, और फिर वहाँ से उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचा दिया जाता है, ग्राहक उसे लेके चला जाता है। इस प्रकार के व्यापार में केवल 2 पक्ष होते हैं, एक तो दुकानदार होगा, दूसरा डिज़ाइनर। आपस में व्यापारिक लेन देन इन्हीं का होता है। इस स्तर पर व्यापार में दुकानदार अक्सर उत्पादों का मूल्य काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और फिर क्या होता है, ग्राहक मोल भाव करता है, और मोल भाव करने के बाद उसे ग्राहक लेकर जाता है। अगर उसे समझ में आता है तो अच्छे लाभ पर वो बेच देते हैं। ठीक है, तो खुदरा संगठन यह सुनिश्चित करता है कि माल की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और सही कीमत पर बेचा जाता है, तो उस कीमत पर बेचे जिस पे उपभोक्ता भुगतान करने को भी तैयार हो। इसीलिए वो रेट बढ़ाकर लगाते हैं और
बार्गेनिंग कर, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी हम क्वेश्चन करते हैं मार्केट जाके कि ये कितने में लिया, अपने फ्रेंड को बताते, उसने कहा बार्गेनिंग करी थी या ऐसे ही ले लिया। तो बार्गेनिंग करना आना मतलब करने के लिए वो स्पेस रखते हैं, जगह रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। फिर है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग, यानी कि क्रय एजेंसी स्तर पर या बिक्री एजेंसी स्तर पर व्यापार। क्रय एजेंसी मुख्य रूप से वस्तुओं के क्रय के लिए परामर्श देती है, परामर्श देने का काम करती है, या हम एक इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि क्रय एजेंसी अपने ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय के रूप में काम करती है। खरीद एजेंसियों के माध्यम से बेचना निर्यातकों के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लागत और समय की बचत में मदद करता है। क्योंकि क्रय एजेंसियों के माध्यम से लागत और समय की पर्याप्त बचत होती है। एक क्रय एजेंसी होती है जो डिमांड कलेक्ट करती है, जहां दुकानदार से और डिज़ाइनर्स को बताती है। तो इससे क्या होता है कि टाइम बहुत कम लगता है। क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व विक्रेताओं की पहचान करना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती, तभी कम समय लगता है। वो विक्रेताओं की पहचान करेंगे, लागत पर बातचीत करेंगे, मोल भाव करेंगे और गुणवत्ता की जांच करना है इन प्रोसेस जब वो प्रोडक्ट बन रहा है। प्री शिपमेंट गुणवत्ता का निरीक्षण करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। वे उत्पादन जो क्रय एजेंसी एक प्रकार से अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद दिलवाने में मदद करती है और एक तरीके से लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाते हैं। लॉन्ग टर्म बनने में, कस्टमर बनाने में ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब आपका एक कस्टमर का ग्रुप बन जाएगा बहुत बड़ा, तो कुछ ना कुछ आपसे परचेज करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग, यानी कि निर्यात उद्यम स्तर पर व्यापार। निर्यात उद्यम स्तर पर व्यापार को समझने के लिए पहले हमें निर्यात उद्यम में जो व्यापारी की भूमिका है उसको समझना पड़ेगा। और किसी भी निर्यात उद्यम में मुख्य रूप से 2 तरीके के व्यापारी होते हैं। कौन कौन से? एक तो है क्रेता मर्चेंडाइजर, क्रेता व्यापारी, और दूसरा है उत्पादक व्यापारी। तो जो क्रेता व्यापारी है वो क्या करता है? क्रय एजेंट आयातक और निर्यातक यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक लिंक का कार्य करता है, समझ गए? और ये सुनिश्चित करता है कि जो भी उत्पाद तैयार किया जा रहा है वो निर्यातक द्वारा दिए गए निर्देशों और मानकों के अनुरूप हो। अगर मानकों के अनुरूप और उसके निर्देशों के अनुरूप नहीं होगा तो खरीदार को पूरा अधिकार है कि वो उस प्रोडक्ट को ना ले, चाहे एक बटन का ही फर्क क्यों ना हो। समझ गए ना बात को? जबकि उत्पादक व्यापारी कच्चे माल के सप्लायरों और तैयार माल के उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करता है। किसके बीच? कच्चे माल के सप्लायर और तैयार माल के उत्पादक के बीच कड़ी का काम करता है, और वह ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्डर समय पर तैयार हो जाए और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो जो बायर क्रेता मर्चेंडाइजर होते हैं वो खरीदार के साथ सोर्सिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी होती है। जबकि जो उत्पादन मर्चेंडाइजर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय पर ऑर्डर तैयार हो जाए और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक शब्द पढ़ा था लक्षित बाजार या लक्ष्य बाजार। लक्ष्य बाजार होता क्या है? बहुत ध्यान से इसको समझिए आप। लक्ष्य बाजार मैंने अभी भी बताया था कि वो जो आपका प्रोडक्ट है, आपने सपोज एक ड्रेस डिज़ाइन की, आपने एक
मिनी स्कर्ट वाली ड्रेस डिज़ाइन की, तो आप उसे कहाँ सेल करोगे? आप उसे गांव में ले जाओगे, रूरल एरिया में, तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं। आपको अपना मार्केट पता होना चाहिए कि ये सेल कहाँ होगा। वो होता है लक्षित बाजार, कि जो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो वो कहाँ पर सेल होगा, वो लक्षित बाजार होगा। तो यह उपभोक्ता की श्रेणी को एक उत्पाद बेचने के लिए लक्ष्यीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि उपभोक्ताओं, इसका मतलब उपभोक्ताओं के उस समूह से है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए सबसे संभावित खरीदार मानते हैं। कि आप ये सोचते हैं कि जब मैंने बनाया है ये प्रोडक्ट तो ये पर्टिकुलर एरिया के लोग इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। किसी भी कंपनी या उत्पादक के लिए अपने उत्पाद के लक्षित बाजार को पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस कंपनी या उत्पादक का विक्रय विभाग, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, उन संभावित उपभोक्ताओं को केंद्रित कर उत्पाद बेचने के लिए नीतियों को निर्धारित करे। इस तरीके से नीतियां बनाएं कि उसका उस लक्षित बाजार में सामान बिके ही बिके, और अपने लक्षित बाजार पर ध्यान केंद्रित कर कंपनी उत्पादक निश्चित ही अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंट में बाजार को लक्षित कैसे किया जाता है? ये एक रणनीति है जिसमें एक बड़े बाजार को उन उपभोक्ताओं के सबसेट में, उन उपभोक्ताओं के उप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी अपेक्षाएं तथा आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। तभी एक जैसी यहाँ आवश्यकताएं, वहीं एक जैसे प्रोडक्ट बिक पाएंगे। तो किस तरीके से मार्केट को विभाजित किया जाता है? पहला है भौगोलिक विभाजन, फिर जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक विभाजन, फिर है साइकोग्राफिक या मनोवैज्ञानिक सेगमेंटेशन विभाजन, और लास्ट है व्यवहारगत विभाजीकरण। भौगोलिक विभाजन क्या है? भौगोलिक विभाजीकरण के समूहन मुख्य रूप से राज्य, नगर और आसपास के क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग स्थानों की अपनी अलग अलग जलवायु हो सकती है, और यह उत्पाद के चयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसी जलवायु में हम रहते हैं वैसा ही हम कपड़ा पहनना चाहते हैं, उससे जो उसमें सूट करे। तो विशेष रूप से कपड़ों का चयन जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे सूती वस्त्र बेचने के लिए व्यक्ति कहाँ ध्यान केंद्रित करता है? गुजरात और तमिलनाडु, वहाँ पर सूती, वहाँ गर्मी बहुत है तो सूती वस्त्रों का चलन जाता है, ना कि सूती वस्त्र कोई कश्मीर और कुमाऊं में जाके बेचेगा। समझ गए? अगला है जनसांख्यिकी विभाजन। जनसांख्यिकी विभाजन जनसंख्या के आधार पर समूहन किया जाता है। आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा के स्तर के आधार पर उसका विभाजन किया जाता है, और आय के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर, जैसे कि एक छोटा सा, अगर आप दिल्ली में रहते हो एग्जांपल लीजिए, जो कपड़े ईस्ट दिल्ली में बिक रहे हैं वो डिज़ाइन वाले कपड़े साउथ दिल्ली के लोग नहीं खरीदते हैं। वहाँ पे सेम आप कंपनी होगी, सपोज पैंटालून है या कोई और है, वही वहाँ पर अगर उनकी रिटेल शॉप है तो वहाँ पर दूसरे डिज़ाइन और दूसरे फैब्रिक के मटेरियल के कपड़े होंगे, अलग रेट पर होंगे। समझ गए? तो इसको हम कहते हैं कि आय के हिसाब से, यानी कि जनसांख्यिकी विभाजन में ये भी आता है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक यानी मनोवैज्ञानिक विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में संभावित ग्राहकों का समूह सामाजिक गतिविधियों, अभिरुचियों, मनोविज्ञान संबंधी कार्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर बटा होता है। लोगों की जीवन शैली कैसी है उस आधार पर बटा होता है। जैसे कि एक समान जीवन शैली वाले लोग किसी उत्पाद के लिए लक्षित समूह बन सकते हैं जिनकी जीवन शैली समान हो। अगला विभाजन व्यवहारिक विभाजन होता है। यह व्यवहारिक विभाजन लोगों की विशिष्ट उत्पाद या सेवा के प्रति उनकी राय क्या है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष सेवा या उत्पाद को लाभदायक मानता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति उसे किसी काम का नहीं मानता है। तो कई बार कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जन सर्वेक्षण कराती हैं। आपके पास भी आते होंगे, अब तो मोबाइल पे आने लगे हैं कि आप इनको
गूगल फॉर्म को इनको फिल करिए डिटेल्स को और सबमिट कर दीजिए, एक रिसर्च हो रही है, इस तरीके के फॉर्म आते रहते हैं। तो जन सर्वेक्षण होता है, ऐसे में उनके उत्पाद या सेवाओं के प्रति लोगों की राय क्या है वो आसानी से जान जाते हैं और उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से लोगों को वर्गीकृत करते हैं और वहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुँचाते हैं, या अगर उन्हें लगता है कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है जो सर्वेक्षण से आए तो उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बाज़ार का वर्गीकरण, विभाजन। अब मर्चेंडाइजिंग राइट्स हैं, 6R ऑफ मर्चेंडाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा है, एक बार फिर से करते हैं। राइट मर्चेंडाइज यानी कि सही माल, सही व्यापार। फुटकर व्यापारी को अपनी दुकान की शेल्फों को उस सामान से भरा रखना चाहिए जिसकी ग्राहक को ज़रूरत है उस एरिया में, ना कि ऐसा सामान हो जो कोई ख़रीदना ही नहीं चाहे। सही जगह पर होना ज़रूरी है। एक व्यापार तभी सफल होगा जब सही जगह पर कोई भी सामान बेचने के लिए है, जहाँ पर ग्राहक पहुँचे और ख़रीदे सामान को। अगर सही जगह नहीं है तो ग्राहक नहीं खरीदेंगे। फिर सही जगह का मतलब ये नहीं कि एरिया अच्छा, उस एरिया में किस टाइप का लोग सामान पसंद करते हैं, वो किस समय कितना लेंगे, क्वांटिटी, वो सारा कुछ का ज्ञान होना ज़रूरी है। सही समय पर, जिस समय ज़रूरत है, जैसे अगर स्वेटर अभी गर्मियों में बेचे जाएं तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन सर्दियों में वही ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे खरीद लेंगे क्योंकि उस समय ज़रूरत है। तो सही समय पर उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि सर्दियाँ आ गई हैं और आप डिज़ाइनर हो, आपने कोई वूलन क्लोथ डिज़ाइन ही नहीं किए। एट राइट क्वांटिटी, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, जितना चाहिए उतना अवेलेबल हो। शॉर्टेज नहीं पड़नी चाहिए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कीमत पर होना चाहिए। कीमत ऐसी हो कि बेचने वाले को भी लाभ मिले और ख़रीदने वाला भी खुशी खुशी ले जाए कि मैंने सही रेट पर, सही दाम पर ख़रीदा है। तो सही मूल्य रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कंपटीशन है फैशन में, स्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो तभी हम कोई भी व्यापारी तभी लाभ कमा सकता है जब उचित मूल्य पर अपने प्रोडक्ट को वो सेल करेगा, जो न्यायसंगत। आप किस कपड़े को खरीदते हो जिसका रेट आपको सही लगता है कि नहीं इतना रेट ठीक है इसके लिए, तभी आप खरीदते हो। तो न्याय संगत होना, सही कीमत होना ज़रूरी है। विद राइट प्रमोशन, सही ढंग से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे ग्राहक आकर्षित हो सके और प्रचार के कारण आकर्षित ग्राहकों की संख्या के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यापारी जितनी राशि प्रचार पर खर्च करता है उसके अनुसार उसका सामान भी बिकना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रचार में सारे पैसे लगा दिए और लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं, तो उससे भी कोई भी व्यापार लॉस में जा सकता है। तो टोटलिटी में अगर हम इन 6 राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग का ध्यान रखते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात एक जो ध्यान रखी जाती मर्चेंडाइजिंग में, किसी भी व्यापार में, वो है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को संतुष्ट होना ज़रूरी है। तो ये आज के लिए इतना ही। समीक्षा प्रश्न कुछ आपके लिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। बिक्री के विभिन्न स्तरों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता मांग की व्याख्या करने के लिए एक लक्ष्य बाजार और ग्राहक की मंशा को कैसे समझना है, इसको विस्तृत जानकारी दीजिए। कुछ बिक्री अधिकारों पर उल्लेख करिए। और चौथा प्रश्न है, जनसांख्यिकी और भौगोलिक विभाजन के बीच क्या अंतर है, उसे लिखिए। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको जो भी फर्दर वीडियोस आएगी उसकी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।